नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, द बिहार टीचर सिस्टम मेकर्स हैश टीवी टीम मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ये हमारा टीबीटी का जो 25 ब्लॉग्स है उसमें एक ब्लॉग्स है जो कि सबसे लास्ट में दिया गया है शिक्षक प्रशिक्षण। तो इस शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत ये आपके 24 ब्लॉग्स उसमें आते हैं। तो शिक्षक प्रशिक्षण पे हम केंद्रित होना चाहेंगे और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षक प्रशिक्षण में टीएलएम हमारा कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, और खास करके टीएलएम के बारे में एक चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि हम जो टीएलएम बना रहे हैं या बच्चों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं या जो भी आर्टिफिशियल है बना बनाया हुआ हमें विभाग के द्वारा दिया गया है या फिर मेरे द्वारा जो निर्मित किया जा रहा है, आपके द्वारा जो निर्मित किया जा रहा है, या फिर बहुत सारे कंटेंट आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे। तो उस कंटेंट के माध्यम से हम बच्चों को किस रूप में प्रभावित कर सकते हैं और उस कंटेंट का प्रतिफल क्या होगा, हमारा जो अधिगम प्रतिफल है वो किस रूप में जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बच्चे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसी पे बात करना चाहेंगे। तो आज हम डायरेक्ट समय न गवाते हुए टीएलएम पे आते हैं। टीएलएम की अवधारणा क्या होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी, आप कुछ सोच रहे हैं दिमाग में तो उसे धरातल पर आप कैसे ला सकते हैं, किस रूप में ला सकते हैं। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में एक चीज और है कि कोशिश किया जाए कि वेस्ट चीजों का उपयोग किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो कि वेस्ट हो जाती हैं आपके घरों में भी या फिर मार्केट में भी, दुकानों में भी। तो मैंने भी एक थोड़ा सा वही प्रयास किया है वेस्ट चीजों को समाहित करने का टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। खास करके अपने घर के कबाड़ को मैंने लिया, फिर दुकानों में कुछ परिचित हमारे मित्र थे तो उन दुकानों से भी मैंने कुछ वेस्ट सामानों को लेने का प्रयास किया जो कूड़े में कहीं फेंक दिया जाता है या बर्बाद हो जाता है, जिससे सड़कें भी गंदी होती हैं। तो उन सब चीजों को मैं दिखाना चाहूंगा और उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा टीएलएम कैसा होना चाहिए। तो आते हैं अपने टीएलएम पे। एक्चुअली आप देख सकते हैं ये तिरंगा झंडा लगाया गया, हमारे नेशनल ध्वज को लगाया गया है। तो इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। जैसे कुछ समय के बाद ये क्या होगा कि ये कागज का मैंने इंद्रधनुष बनाया है तो टेढ़ा हो जाता है, इधर हो जाता है या इधर हो जाता है। तो इसे मैंने एक सपोर्टिंग दे दिया था जिसके कारण जो है ये हमारा सीधा का सीधा रह गया। तो आप जैसा कि दृश्य में देख रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट का दृश्य है। सोशल साइंस का मैंने बनाया था, लेकिन सोशल साइंस के साथ साथ इंग्लिश में भी, इंग्लिश के साथ साथ साइंस को भी इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है, हिंदी को समाहित करने का प्रयास किया गया है। और प्रेरणा स्रोत अपने असेंबली में प्रेरणाओं के बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं बच्चों को कि किन से आप प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज उसी पे हम लोग आएंगे समय न गवाते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हिमखंड को दर्शाने का प्रयास किया गया है और हिमालय में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं। ये रामायण की कहानी को हम बच्चों को बता सकते हैं। उस कहानी के माध्यम से जैसे मान लिया जाए नागपास में जब भगवान लक्ष्मण को बांधा गया था मेघनाथ के द्वारा, तो किस प्रकार से संजीवनी बूटी लाकर बजरंगबली ने उनकी प्राण बचाई थी, प्राण रक्षा की थी। तो ये हो गया। और ये है हमारा इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष की भी कहानी है कुछ कि इंद्रधनुष दिखता क्यों है और कैसे दिखता है, तो उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की किरणें जलों पे पड़ती है तो उसका जो है प्रतिबिंब जो है यहाँ पे इंद्रधनुष की तरह दिखाई पड़ता है। और ये बारिश आती कहाँ से है, तो ये बादलों से आती है। दो बादल जब आपस में टकराते हैं तो ये बादल दिखाया गया है और टकराने के बाद जो है बारिश होती है। बादलों में भी धन आवेश और ऋण आवेश होता है। तो वो टकराने के बाद बिजली जिस प्रकार से चमकती है, तो बोर्ड में कहीं पे बोर्ड के पास ले जाएंगे और उसके बाद वहां पे वो स्पार्क करा करके दिखाने का प्रयास करेंगे प्लस और माइनस के माध्यम से। वो जो चिंगारी होती है और जो आवाज होता है, तो दो बादल जब आपस में टकराते हैं तो किस प्रकार से गर्जन होती है और किस प्रकार से ये चिंगारी दिखती है, रोशनी दिखती है, तो जिसे हम लोग ठनका या वज्रपात कहते हैं। उसके माध्यम से हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे
कि ध्वनि के वेग से ज्यादा वेग होता है प्रकाश का। ये हो गया आपका। कुछ जानवरों को दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये टाइगर है, ये कुछ गायें हैं जो जंगलों में चर रही है, बकरियां हैं, गाय पालतू भी होती है, जंगलों में भी पाई जाती है। ये सियार है। सियार जो है झुंड में रहता है और हमेशा, और झुंड में रह करके ही ये शिकार करता है। और सियार ज्यादातर जो है बड़े बड़े जो हिंसक जानवर होते हैं उनके द्वारा जो शिकार किया जाता है, उसी शिकार को ये छीनने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से हम यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि एकता में बल है। बाघ जैसे हिंसक प्राणी, शेर जैसे हिंसक प्राणी जो कि जंगलों का राजा होता है, उस राजा के द्वारा जो है शिकार किया जाता है। और किस प्रकार से सियार जो है उन शिकारों को छीन लेते हैं, तो इसे हम वीडियो के माध्यम से भी बच्चों को दिखा सकते हैं। ये जो है गोरिल्ला को दिखाया गया है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप जो है इसी प्रकार हुआ करता था किसी जमाने में। आज भी कुछ गोरिल्लाएं हैं, गोरिल्ला की प्रजातियां हैं हमारे बीच, जो कि चिड़ियाखानाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को जो है पर्यावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास नहीं कर सके, और जिन्होंने अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास किया, जैसे जैसे पर्यावरण में परिवर्तन होते गया, वैसे वैसे आज हमारा जो स्वरूप है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये गोरिल्ला है, ये जिराफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पहाड़ को काटने का प्रयास किया, ये पेड़ को काटने का प्रयास किया गया है एक कुल्हाड़ी के माध्यम से। ये गिरा हुआ पेड़ जो है, इसके माध्यम से हम दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित नहीं है। हमारे द्वारा जानबूझ करके भी किया जा रहा है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ये किया जा रहा है। पहाड़ों को, पेड़ों को काट करके मैदानी इलाका बनाया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन जो है हिमपात और ये वज्रपात वगैरह की घटनाएं जरूरत से ज्यादा हो रही है। खास करके पर्वतीय इलाकों में किस प्रकार से ये आपका हिमपात वगैरह होता है और ये बर्फबारी होती है, बाढ़ वगैरह की भी भीषिकाओं को झेलना पड़ता है। तो जैसे आप केदारनाथ की घटनाओं को ले लें, केदारनाथ की घटनाओं के बारे में बच्चों को उदाहरण स्वरूप दिखा सकते हैं। ये इंद्रधनुष का जो रंग है, ये इंद्रधनुष के 7 रंगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग पाए जाते हैं। कौन कौन सा, तो यहाँ पे कलर दिखा देंगे। बैनिया, पिनाला, इस फार्मूला के माध्यम से, मतलब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग हो गए। इसके बाद जल के विभिन्न स्रोत के बारे में हम दिखाने का प्रयास करेंगे, झरने के माध्यम से, बारिश के माध्यम से। इधर जो है कुआं है, ये कुआं के माध्यम से, खाई के माध्यम से, खाई में भी जो है बारिश जमा हो जाता है। झील के माध्यम से, ये विभिन्न जल स्रोतों के बारे में दिखाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं अपने इसी टीएलएम में। ये तो आपने एक साइड से देखा, अब दूसरे साइड की हम बात करते हैं। ये हमारे दशरथ मांझी जी हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा बिहार गौतम बुद्ध के, भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान भूमि के रूप में जाना जाता था, और अब जो है हमारा बिहार इस रूप में भी जाना जाता है कि किस प्रकार से एक कम पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति ने पहाड़ को काट करके अपनी स्मृतियों को, अपने आप को जीवंत कर दिया और जन समुदाय के लिए उन्होंने रास्ता बना दिया। कहने का मतलब यह कि ये हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं बल्कि हैं, क्योंकि प्रेरणा स्रोत जो है सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं होते, अनपढ़ व्यक्ति भी अगर कुछ ठान ले, कुछ कर गुजरने का, तो वह जो है प्रेरणा स्रोत के रूप में हो सकता है। तो दशरथ मांझी जी के बारे में संस्कृत में भी पढ़ना है, 7 क्लास में पढ़ना है दशरथ मांझी जी के बारे में, तो वहां पे हम यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे संस्कृत में कि किस प्रकार जो है दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को काटा था। जब इनकी कहानियों को बताएंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से देखेंगे, समझेंगे इस फिगर को, और उसके बाद वो किताब में भी दिलचस्पी लेंगे। साथ में यहाँ पर जो है कुछ पक्षियों को दिखाने का प्रयास किया गया है, जैसे तोता है, उल्लू है, ये चील है, बाज है, मैना है, कबूतर है, गौरैया है। तो तोता कैसे बोलता है,
चिड़िया कैसे बोलती है, कबूतर कैसे बोलता है, कौवा कैसे बोलता है, ये जो है श्रव्य सामग्री के रूप में हम प्रयोग में ला सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से हम ऑडियो के माध्यम से बच्चों को विभिन्न पक्षियों की आवाजों की पहचान करा सकते हैं और क्लास कहीं ना कहीं वो मनोरंजक होगा। तो यह जो है 1-2 के बच्चे भी इससे सीख सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ों को दिखाया गया है, घास को दिखाया गया है। दशरथ मांझी पथ जो द्वार है, उस द्वार के बारे में दिखाने का प्रयास किया गया है। इसकी कुल लंबाई चौड़ाई दिखाने का भी प्रयास किया गया है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह कि टीएलएम अगर आप बना रहे हैं तो कोशिश करें कि वह बहुआयामी हो, एक साथ कई चीजों को उसमें समाहित करने का प्रयास किया जाए। इस तरह से आपका टीएलएम अगर होता है तो काफी बेहतर तरीके से बच्चे अट्रैक्टिव होंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं इसमें सामग्रियां क्या क्या लगी। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल जो बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो हमारे एक मित्र की दुकान है, बिल्कुल ये देख सकते हैं टूट फूट गया है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए वेस्टेज था और ये फेंक देते थे, या कबाड़ वाला आता था और उसके बाद जो है वो खरीद करके ले जाता था। लेकिन दुकान में जरूरत से ज्यादा स्पेस ये न घेरे, स्पेस को सेफ रखने के लिए ये क्या करते थे कि सड़कों पे फेंक देते थे। तो मैंने उनसे कहा था कि यार अब अगर आप अगली बार कुछ वेस्टेज सामान आपको निकले तो आप उसे फेंकिएगा मत, बुलाइएगा, हमें दे दीजिएगा। तो मैं नवादा जाकर उनके यहाँ से ले आया था डिस्ट्रिक्ट टाउन से। तो ये बेकार चीजें ही है और ये दुकान से हमें उपलब्ध हो गया, आसानी से परिचय था। तो और वैसे आप इसकी लागत की बात करें तो उन्होंने बताया था कि ये मैक्सिमम 200 से 250 में जितना मटेरियल मेरा लगा हुआ है, इतना जो है मैक्सिमम 200 से 250 में अवेलेबल हो जाएगा दुकानों में भी। तो ये इसकी लागत हो गई। अब इसमें आते हैं कि मैंने इसमें और क्या क्या प्रयोग किया पहाड़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने नीचे में आप देख सकते हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे, एक सेकेंड। आप देख सकते हैं ये पटरा है, ये टेबल का है। एक छोटा सा टेबल है, स्टडी टेबल, जो कि वो टूट गया था। तो वो पटरा कहीं ना कहीं बेकार ही हो रहा था। तो उस स्टडी टेबल का जो बेड पर यूज किया जाता है बैठ करके पढ़ने के लिए बच्चों को, तो वो पटरा लिया गया है। और उसके बाद ये किनारे किनारे कपड़ा का ये बॉर्डर दिया गया है। उस कपड़े को जो है पीओपी में मिक्स करके ये लगाने का प्रयास किया गया। ये पहाड़ जो है जूट के बोरे का बना हुआ है और उसमें जो है पीओपी और पहले सीमेंटेड किया गया था और उसके बाद इसमें लाइटिंग के लिए जो है पीओपी डाला गया था चिकनाहट के लिए। और इसे कलर करने के लिए मैंने कुछ बहुत विशेष नहीं, कलर करने के लिए मैंने डीडीएल प्रीमियम डिस्टेम्पर का प्रयोग किया है। इसका मैंने एक बार पहले अस्तर दे दिया और इसके बाद कुछ एक्रेलिक कलर्स को प्रयोग में लाने का प्रयास किया गया। ये आप देख सकते हैं एक्रेलिक कलर्स है। ये कलर को लेने का प्रयास किया गया, इसके माध्यम से मैंने इसे कलर किया है। विभिन्न रंग हैं, इन रंगों के माध्यम से जो है मैंने इन पहाड़ों को रंगने का प्रयास किया है। साथ में कहीं कहीं पे फेविकोल की भी आवश्यकता पड़ी है चिपकाने के लिए और कहीं कहीं पे फेविक्विक की भी आवश्यकता पड़ी है। तो ये हमारी सामग्री के रूप में थी, सहयोगी सामग्री, जिसके माध्यम से टीएलएम को हम अपना स्थायी बना सकते हैं। इसी दरमियान जब मैं एनवायरनमेंट पे बात कर रहा था तो बच्चों को मैंने कहा था कि आप कैंपस में घूमें और घूम करके कुछ वेस्ट चीजों को ले आए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। और आप जो है टीएलएम के रूप में हम क्या उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसी में एक बच्चे ने ये देख सकते हैं आप, ये तितली है, मरी हुई तितली है, ग्राउंड में पड़ी हुई थी। इस तितली को उन्होंने ला करके दिया था तो मैंने इसे डिब्बे में संभाल कर रखा है। अब इस तितली को हम चाहे तो यहाँ पे साट सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि वहां पे साटेंगे तो चींटियां लग जाएंगी और ये समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा टीएलएम है, ये तितली। इसके माध्यम से हम बच्चों को ये बताने का प्रयास कर सकते हैं कि तितलियों का रंग जो है इतना कलरफुल क्यों होता है, तितलियों का रंग रंगीन क्यों होता है, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। चूंकि फूलों पर जब तितलियां रस चूसती हैं तो फूलों पे जो रंग होता है वो इनके पंखुड़ियों पे लग जाता है। तो इस तरह से भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि तितली इस रूप में जो है रंगीन होती है। और भी बहुत सारे चीजों को बताने का प्रयास किया गया है।
अभी इसके कुछ और सहयोगी और सहायक सामग्रियां हैं, जिसे कि ये टीएलएम मैंने बनाया है, टीएलएम प्रदर्शनी को लेकर के स्पेशली। इसमें अन्य चीजों को भी और समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब कि आप जितना चाहे उतना आप इसमें समाहित कर सकते हैं। हाँ, टीएलएम को बनाते समय एक चीज की आवश्यकता आपको होगी और उसका बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि आप जब टीएलएम बना रहे होते हैं तो बच्चों को भी शामिल करें, क्योंकि बच्चे जब शामिल होंगे तो रुचि पूर्वक वो इसका निर्माण कर सकते हैं टीएलएम का, और क्लास जो है मनोरंजक होगा। ड्रॉप आउट की समस्या नहीं रहेगी, बच्चे आएंगे और कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बच्चे दक्ष होंगे, कला के प्रति रुचि जगेगी और वेस्ट चीजों का पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है वह बच्चे जानेंगे। अब आते हैं अधिगम प्रतिफल क्या है। इतना कुछ तो आपने देख लिया, तो अब अधिगम प्रतिफल में इसका बच्चे जो है, पर्यावरण की हम बात करें तो विभिन्न पशु पक्षियों को, पहाड़ों को, पौधों को, बारिश को, बादल को, इंद्रधनुष को देख करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, वो निबंध भी लिख सकते हैं, इको फ्रेंडली हो सकते हैं। उन पशु पक्षियों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, उन पक्षियों का हमारे समाज में क्या योगदान है, हमारे सुरक्षा को लेकर के वो क्या करते हैं, किस प्रकार से हम पक्षियों की भी सुरक्षा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पक्षी जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी एक चीन की घटना को हम बताने का प्रयास करेंगे। लगभग 60-70 के दशक में जो है चीन सरकार ने एक फैसला लिया था कि सभी गौरैया को मार दिया जाए, क्योंकि पक्षियां जो है ये बहुत सारे खेत में जो दाने होते हैं उन दानों को खा जाती हैं और कहीं ना कहीं फसल पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जबकि वो पक्षियां ही है जो कि हमें हमारे फसलों को सुरक्षित रखती हैं। जैसे टिड्डे वगैरह जो है खेतों में आक्रमण करते हैं, हरी पत्तियों पर आक्रमण करते हैं, तो उन टिड्डों को खा करके वो जो है हमारे फसलों को सुरक्षित रखती है। लेकिन चीन सरकार का ये जो फैसला था वो गलत था और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पे काफी अकाल पड़ा था, भूखमरी की समस्याएं आ गई थी और उन टिड्डों ने जो है मतलब एक दल, एक झुंड बन गया था। जहां भी जाते थे, जिस खेत में भी जाते थे, देखते देखते मतलब उन खेतों को वो साफ कर जाते थे, उन जंगलों को मैदानी स्वरूप बना, मतलब कि सारे पत्तियों को तहस नहस वो कर देते थे खा करके। उनका भोजन ही होता है, हरा पत्ता होता है, मुलायम पत्ते होते हैं। तो इन सब घटनाओं को भी बताने का प्रयास करेंगे और इसके लिए अगर आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लास है तो स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी उन सहायक चीजों को बताने का और दिखाने का प्रयास किया जाए तो काफी बेहतर होगा और उसका अधिकतम प्रतिफल जो है बहुत ही बेहतर होगा। तो ये आज का हमारा था टीएलएम। तो टीएलएम को आप इस रूप में बनाएं और इस रूप में जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें।